स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले एसी सर्किट विथ प्योर कैपेसिटर। डन है। तो जैसे कि यहाँ पे तो फिर कंसिडरेशन ले लेते, दैट इज लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर, कंसीडर ए कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस C connected across a varying EMF E which is equal to E naught sin ओमेगा t। डन। फिर ड्राइंग बना लेंगे। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस स्टोरिंग कैपेसिटी C है। इसको हमने एक वेरिंग EMF के अक्रॉस में कनेक्ट किया है, जिसका वैल्यू है जाके E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका EMF टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्या ये बातें क्लियर है? सो वी नो, हमें ऑलरेडी पता है कैपेसिटेंस क्या पढ़ाया था मैंने, Q अपॉन V होता है। ये बातें क्लियर है? सो यहाँ से अगर हम लिखें तो Q इजिकल टू CV हम लिख सकते हैं। यहाँ पे V क्या था? पोटेंशियल, जो कि अप्लाइड है इसके अक्रॉस में। डन। देयरफॉर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इजिकल टू C। V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल क्या है? अक्रॉस है, वेरिंग E नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ये है कॉज। वेरिंग EMF क्या है? कॉज है। हमें निकालना है कॉज की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो हमें वही करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब होगा ऐसा कुछ, dq अपॉन dt, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ भी हम d बाई dt करेंगे, किस चीज़ का? C E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या है बात है क्लियर है यहाँ तक हमें? तो dq बाई dt फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे कैपेसिटेंस, इसका जो भी कैपेसिटी होगा कांस्टेंट होगा, पी की EMF कांस्टेंट होगा, तो अंदर क्या बचेगा? d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी। डन। तो यहाँ पे I इजिकल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ओमेगा टी। फिर अंदर जाके इस थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें निकलेगा ओमेगा। सो कुल मिला के I इजिकल टू C E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक बातें क्लियर है? सो अब आगे करेंगे। तो आगे करने के लिए जैसे कि हमें पता है कॉस, देखो मैंने यहाँ पे साइन के टर्म पे लगाया था, मेरे पास करंट आया कॉस के टर्म पे, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं, ये बातें याद है। जैसे कि हम कैसे लिख सकते हैं कॉस के टर्म पे, मतलब कॉस को कैसे साइन के टर्म पे लिख सकते हैं? एक तो होता है साइन 90 प्लस थीटा, दैट इज ओमेगा टी, ये भी कॉस थीटा के बराबर होता है। और एक क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या बात है हमें क्लियर है? डन। सो इसमें से हमने इसको चूज़ किया। डन। ये मैथ का रूल है, आपको पता होगा। हमने इसको चूज़ किया इस केस में। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? I इजिकल टू C E नॉट ओमेगा, इस कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख दूंगा इस बार? साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? अब निकालते हैं मैक्सिमम करंट। फॉर मैक्सिमम करंट का केस कौन सा आ जाएगा आपका? इसमें इस इक्वेशन में जब ये पूरा इस साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तब मैक्सिमम करंट आएगा। दैट इज़ फॉर मैक्सिमम करंट हमारा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, इसका वैल्यू कितना? 1 के बराबर होना। देयरफॉर यहाँ से I हम कितना लिख सकते हैं? C E नॉट ओमेगा। ये बातें क्लियर है? तो ये है हमारा I, लेकिन हमें पता है यही वाला I मैक्सिमम होगा, दैट इज़ I नॉट लिख दिया। देयरफॉर अगर हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर करें, इसको और इसको, तो I, इस इक्वेशन का I लिखा, C E नॉट ओमेगा, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है, तो लेट इट बी I नॉट, और साथ में क्या बचता है हमारे पास? साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? तो अब हम आ जाते हैं फेज़ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेज़ का इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज़ फेज़ इक्वेशंस। तो फेज़ इक्वेशंस लिखने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं? कॉस। तो यहाँ पे कॉस क्या है? करंट फ्लो होने का कॉस क्या है? EMF। तो कॉस है जाके यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स, दैट इज़ EMF। उसकी वजह से प्रोड्यूस क्या हो रहा है? उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है करंट। करंट कितना हो रहा है? I नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ये बातें क्लियर है? अब इनके बीच में फेज़ का क्या डिफरेंस है पता करते हैं।
तो फेज़ डिफरेंस पता करने के लिए हम सिंपल लगाएंगे देयरफॉर फेज़ डिफरेंस। डिफरेंस किस में पता करते हैं हम, रिजल्ट में और कॉज में। तो रिजल्ट में फेज़ कितना आया हमारे पास, रिजल्ट में फेज़ आया है π/2 प्लस ω/t, ये हमारा रिजल्ट में ये फेज़ है। कॉज में कितना फेज़ था, ω/t फेज़ था, इनको माइनस करेंगे आपस में। सो π/2 प्लस ω/t माइनस ω/t, ये कट जाएंगे तो कितना निकल के आएगा π/2। सो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर हमें दिख रहा है जो रिजल्ट है वो π/2 आगे है, रिजल्ट क्या है करंट, तो लिख देंगे करंट लीड्स EMF बाय कितना फेज़, बाय फेज़ π/2। इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, जैसे करंट EMF के आगे है तो उसका उल्टा क्या लिख देंगे, EMF करंट के पीछे, कितना पीछे, π/2, तो इसका उल्टा लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, दैट इज EMF preceded by current, EMF is preceded by current by phase by कितना फेज, बाई π/2। ठीक है, बस लिखने का तरीका है, करंट आगे जा रहा है π/2 से तो उसको उल्टा लिख सकते हैं, हाँ भाई, फिर EMF पीछे चल रहा है करंट के π/2 से। ये बातें क्लियर है। अब हम बनाते हैं वेव डायग्राम। सो वेव डायग्राम बनाने में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे, ये आपका π/2, ये आपका पाई एंगल, 3π/2 एंगल, और यहाँ पे आपका 2π का एंगल। क्या है, बातें क्लियर है। टाइम के हिसाब से लिखोगे, दैट इज़ टोटल टाइम का 4th पार्ट, टोटल टाइम का 2nd पार्ट दैट इज़ हाफ टाइम, यहाँ पे 3rd पार्ट 3/4, और यहाँ पे टोटल टाइम 40/40। ठीक है, तो 40/4 t आ जाएगा। ये बातें क्लियर है। तो फर्स्ट हम बना लेते हैं EMF को। तो हमने जो EMF अप्लाई किया था वो कुछ इस प्रकार है, ये पहुँचा मैक्सिमम, फिर आ गया यहाँ मिनिमम, फिर आ गया नेगेटिव में, फिर यहाँ पहुँच गया पॉजिटिव में। ये हमारा EMF है डन। ये हमने क्या लगाया, ये है हमारा EMF जो हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हमें निकालना है करंट हमेशा इससे नीचे ही होगा। तो यहाँ देखना करंट का फेज़ देखो, जब EMF 0 था करंट तब कहाँ पे था, π/2 में था। इसका मतलब देखो ये पूरा मैक्सिमम EMF का E0 का वैल्यू है, तो करंट हमेशा नीचे रहेगा थोड़ा सा। तो देखो जब एंगल 0 था तब तुम्हारा करंट यहाँ पे मैक्सिमम शो कर रहा था। फिर इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, तो यहाँ से ऐसे ड्रॉप लेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा इस केस में, फिर यहाँ से दोबारा ऐसा पकड़ेगा, फिर यहाँ से ऐसा घूमना शुरू करेगा। डन है, तो ये है। तो हम देख सकते हैं इनके बीच का फेज़ में डिफरेंस कितना है, π/2 है, क्योंकि ये ऑलरेडी जब 0 में था तब ये मैक्सिमम पहुँच चुका था। क्या है, बातें क्लियर है। डन, देख रहा है ना, जब ये करंट यहाँ पे 0 था तब देखो जब यहाँ पे करंट EMF 0 था तो यहाँ पे करंट ऑलरेडी π/2 में था, यहाँ पे समझ सकते हो। डन है, ये बातें क्लियर है क्या हमें। डन। सो ये था आपका वेव का डायग्राम। अब हम बना लेते हैं इसका फेजर डायग्राम। डन, कि करंट कैसे बोलते हैं, करंट के आगे कौन चल रहा है बेसिकली आपका ओके। तो अब बनाते हैं फेज़र डायग्राम। तो फेज़र डायग्राम बनाने का रूल हमने क्या देखा था, हमें ऐसा कुछ 4 डंडी बना लेना है। तो हमने 4 डंडी यहाँ पे बना लिया। बनाने के बाद पहले हमें EMF को शो करना होता है, तो ये हमने शो कर दिया। ये है हमारा ड्राइविंग फोर्स EMF दैट इज़ E0। कितना एंगल पे है, यहाँ से ω/t एंगल पे। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन का वैल्यू मिलेगा ये हमें क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस EMF दैट इज़ E0 sin ω/t। ये बात है क्लियर। सिमिलरली करंट क्या है, इससे आगे है, करंट का वेक्टर थोड़ा सा छोटा होगा, करंट इससे आगे है। कितना आगे है इससे, ए है जाके इससे π/2 आगे। डन, π/2 आगे। तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ ए वाला एंगल कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ ए वाला एंगल कितना बनेगा, π/2 प्लस ω/t ऐसा लिख दो, या फिर ω/t प्लस π/2 ऐसा लिख दो, दोनों सही है। क्या है, हमें बातें क्लियर है। तो ये है हमारा करंट का वेक्टर, ये कितना आगे, π/2 आगे। तो मेन सेंट्रल एक्सिस से, मेन बेस एक्सिस से कितना आगे, π/2 प्लस ω/t। तो इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो इस ए जो लाइन मिलेगा ना, ए जो लाइन मिलेगा पिद्दू सा, ए हमें बताएगा इंस्टेंटेनियस करंट, उसका वैल्यू कितना होगा, I0 साइन ω/t प्लस π/2। क्या है, बात है क्लियर है। डन। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बचता है वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस।
अब देखो ये करंट आगे पीछे तो हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है वो हमें देखना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें देखना है। तो हमने जब मैक्सिमम करंट का कंडीशंस को निकाला था, क्या आपको याद है, आई नॉट इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा आया था ना हमारे पास, दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा। अब देखो वी नो हमें पता है ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या कहता है, दैट इज ड्राइविंग फोर्स V या फिर E इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो E अपॉन आई किया जाए तो हमें एक रेजिस्टेंस वैल्यू मिलता है। तो यहाँ भी हमने देखा ए है अपना E, तो E नॉट को यहाँ रखा, I को हमने यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पे C ओमेगा, ए नीचे जाएगा तो 1/c ओमेगा आएगा। तो हमें एक वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे जो कि सेम इसके जैसा बिहेव कर रहा है। तो लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग किसके साथ, विथ ओम्स लॉ। यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस का जैसा कुछ एक दिख रहा है जिसका वैल्यू है 1/c ओमेगा, और ए रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। ये जैसा भी बिहेव कर रहा है उसकी वजह से रेजिस्टेंस इतना कम हो रहा है कि इतना ज़्यादा भी कम हो सकता है कि करंट आगे निकल रहा है ईएमएफ आने से पहले। ये बातें क्लियर है। तो हमने इसको बोला एक रेजिस्टेंस के जैसा जो चीज़ बिहेव कर रहा है, हमने बोला इसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और लिखेंगे XC से। तो XC क्या लिखेंगे, ये होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, डन। और इसका यूनिट क्या होगा, सेम जैसे अपना रेजिस्टेंस का होता है ओम। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो इसमें से कुछ केसेस इंटरेस्टिंग आते हैं, उन्हें थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कब कितना होता है। तो फर्स्ट लेंगे केस ऑफ AC। सो इन केस ऑफ AC, इन केस ऑफ AC जैसे कि हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/c ओमेगा। इन केस ऑफ AC इफ ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो जो रोटेशन है ना, जो फेज रोटेशन है कंटिन्यूस, जो EMF जो ऑल्टर होता है ना, इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा तो XC क्या होगा, इज स्मॉल। अगर रेजिस्टेंस ही कम होगा तो करंट फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो करंट फ्लो इज हाई। इसका मतलब है AC के केस में ओमेगा का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, 30 कम से कम 50 हर्ट्ज तो होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी ऑल्टर करने का बहुत ज़्यादा है तो हम बोलेंगे यहाँ से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, और अगर रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस कम है तो हम बोलेंगे करंट क्या होगा, मैक्सिमम ड्रॉ करेंगे। ये बातें क्लियर है। सिमिलरली इन केस ऑफ DC के केस में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, तो DC के केस में ओमेगा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो सेमी डायरेक्शन में जाते हैं, ऑल्टर नहीं करते अपने आप को। सो ये अगर 0 है तो हम बोलेंगे XC इज इक्वल टू 1/c इंटू 0, कुल मिला के 1/0 नॉट डिफाइन होता है। सो इन केस ऑफ AC कैपेसिटिव रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्फिनाइट, सो नो करंट पास। क्या है बातें याद है, क्या है बातें पता चला। तो देखो यहाँ पे एक शॉर्ट अगर एक टेबल बनाएंगे तो हमने लास्ट टाइम देखा था इंडक्टर, ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने इंडक्टर देखा था AC के साथ, इस बार हमने देख लिया कैपेसिटर। तो इंडक्टर AC में कैसा बिहेव करता है, अगर आपको याद हो इंडक्टर AC में करंट को पास होने नहीं देता है, करंट 0 के बराबर कर देगा। क्यों, जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है AC में। कैपेसिटर में करंट क्या होता है, इसमें मैक्स होता है। क्यों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आप कह सकते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ही कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, अभी तुमने किया, ठीक है। सिमिलरली DC के केस में अगर इंडक्टर में हम DC देते हैं तो करंट क्या होता है, मैक्स हो जाता है। क्यों, इसमें XL का वैल्यू 0 के बराबर पहुंच गया था। यहाँ बात क्लियर, डन। सिमिलरली DC अगर हम कैपेसिटर में देंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर में करंट क्या कर देता है, 0 कर देता है। क्यों करंट 0 कर देता है, क्योंकि इसमें जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्फिनाइट बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है, एक कंपैरिजन टेबल हो सकता है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। डन। तो ये था बेसिकली हमारा कैपेसिटर इन एसी सर्किट। तो हमने इसका डेरिवेशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकाला करंट क्या है, फिर हमने फेज देखा, फिर हमने फेज का वेव वाला डायग्राम बनाया, फिर हमने फेजर डायग्राम बनाया, फिर हमने देखा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, और फिर फाइनली हमने कुछ केसेस देख लिए एसी में क्या होता है, डीसी में, और फाइनली हमने एक टेबल भी बना लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे LCR सर्किट। डन। तो तब तक के लिए गुड बाय।